अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मैकुलर डिजनरेशन के बारे में। मैकुलर डिजनरेशन यानी कि जो मैकुला जो रेटिना का पार्ट होता है, एक थिन पार्ट होता है जो कि सेंट्रल विज़न के लिए ज़िम्मेदार होता है, एक कंप्लीट डिटेल विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या बुक पढ़ते हैं, जो हम पढ़ते हैं, और जो शार्प जो विज़न होता है उसके लिए ज़िम्मेदार होता है मैकुला। तो मैकुलर डिजनरेशन में मैकुला ये जो पार्ट होता है रेटिना का, रेटिना एक इनर मोस्ट लेयर होती है, बैक ऑफ द आई में होती है, तो उसका ये पार्ट जो है डैमेज हो जाता है। जनरली इसे बोलते हैं एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, यानी कि AMD या फिर सिनाइल मैकुलर डिजनरेशन। वैसे तो जनरली ये एज रिलेटेड एज से संबंधित बीमारी है। तकरीबन 50 साल से ऊपर के लोगों को जनरली ये बीमारी होती है। मैकुला जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सेंट्रल विज़न के लिए, यानी कि बीच के विज़न के लिए। तो अगर जिन लोगों में मैकुलर डिजनरेशन होता है, ज़रूरी नहीं है वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाए या उनका पूरा विज़न चला जाए, उनको साइड से दिखता है, यानी कि जो सेंट्रल विज़न तो मेन फोकस हो गया, जो साइड वाला विज़न है इधर साइड से तिरछा देखने पर उनको दिखता है। तो हम कह सकते हैं कि मैकुलर डिजनरेशन एक आँख की बीमारी है जिसमें कि आपका सेंट्रल विज़न प्रभावित होता है, और इसमें जो है पेशेंट डायरेक्टली जो सामने जो होता है ना, उसका फ्रंट का उसको समझ में नहीं आता। तो मैकुलर डिजनरेशन इसी को हम बोलते हैं। तो मैकुलर डिजनरेशन को समझने के लिए इसके टाइप्स के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दो इसके टाइप्स होते हैं, एक होता है एट्रोफिक यानी कि ड्राई फॉर्म ऑफ मैकुलर डिजनरेशन। एट्रोफिक मैकुलर डिजनरेशन लगभग 90% केसेस में मरीज को ड्राई फॉर्म ऑफ मैकुलर डिजनरेशन होता है। ड्राई फॉर्म जिसे बोलते हैं एट्रोफिक मैकुलर डिजनरेशन। इसमें क्या होता है, जो आप रिपोर्ट कराएंगे, एग्जामिनेशन कराएंगे, तो मैकुला जो होता है, मैकुला फंडस एग्जामिनेशन कराएंगे तो उसके नीचे येलो कलर के स्पॉट, येलो कलर की एक प्रोटीन होती है, वो इकट्ठी हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं ड्रोजन। वो जम जाती है और अंडर द मैकुला यानी कि मैकुला के नीचे वो येलो कलर के स्पॉट जो है कलेक्ट हो जाते हैं, और उसकी वजह से आपका मैकुला जो है थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। और जो ड्राई फॉर्म ऑफ मैकुलर डिजनरेशन होता है उसमें जो विज़न लॉस होता है, यानी कि विज़न जो घटता है वो धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअली विज़न लॉस होता है, एकदम से नहीं होता है, अचानक से नहीं होता है। और कभी कभी ये जो ड्राई फॉर्म ऑफ मैकुलर डिजनरेशन होता है यही चेंज हो जाता है वेट मैकुलर डिजनरेशन में। बहुत सारे मरीज में पूरी तरीके से सेंट्रल विज़न नहीं भी जाता है, मतलब थोड़ा बहुत उनका विज़न बच जाता है। अब बात कर लेते हैं वेट मैकुलर डिजनरेशन या फिर एक्सुडेटिव मैकुलर डिजनरेशन की। मैंने बताया कि जो ड्राई फॉर्म मैकुलर डिजनरेशन होता है वो 90% केसेस में पेशेंट में वही होता है, तो रिमेनिंग 10% में ये हो गया वेट मैकुलर डिजनरेशन। अब एक्सुडेटिव यानी कि वेट फॉर्म ऑफ मैकुलर डिजनरेशन, नाम से पता चल रहा है कि एक्सुडेटिव यानी कि कुछ ओजेस हो रही है, कुछ फ्लूइड जो है निकल रहा है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी आँख का पर्दा होता है, रेटिना यानी कि मैकुला के नीचे क्या होता है, एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स बनने लगती हैं, कुछ खून की नलियाँ बनने लगती हैं, जो कि क्या करती हैं, ब्लड लीक करती हैं। फ्लूइड लीक होता है, इकट्ठा होता है, और एक तरीके की स्वेलिंग कॉज करता है, मैकुला के नीचे स्वेलिंग कॉज कर देता है। तो इससे पता लग रहा है ये ओजेस होने लगता है, यानी कि फ्लूइड और ब्लड इकट्ठा होने लगता है मैकुला के नीचे। अब जैसे जैसे मैकुला के नीचे फ्लूइड इकट्ठा होता है, ब्लड इकट्ठा होता है, ये जो इसका जो आप OCT का देखेंगे इसका, तो इसमें ये इस तरीके से डोम शेप बनता है। तो इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल विज़न है हमारा, जो बीच का विज़न है, पेशेंट क्या कहता है, सर हमको क्या है ना, वो ब्लैक स्पॉट से नज़र आ रहा है। तो डार्क सर्किल, ब्लैक स्पॉट सेंट्रल विज़न में पेशेंट को फील होने लगता है। मैंने बताया वेट मैकुलर डिजनरेशन मोस्टली 10% ऑफ द केसेस में होता है, लेकिन ये थोड़ा सीवियर होता है। ये एट्रोफिक वाले से, यानी कि जो ड्राई फॉर्म ऑफ मैकुलर डिजनरेशन है उससे ख़तरनाक होता है, सीवियर होता है। इसमें बहुत जल्दी सेंट्रल विज़न लॉस हो जाता है, मरीज़ का काफ़ी जल्दी विज़न ख़त्म हो जाता है। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्टेजेस होती हैं मैकुलर डिजनरेशन की, जो स्टेजेस होती हैं वो किस तरीके से होती हैं। पहले हम बात कर लेते हैं ड्राई टाइप्स ऑफ मैकुलर डिजनरेशन। जो ड्राई है, जो सिनाइल है,
उसमें 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में क्या होता है कि आपका जो मैकुला है उसके अंदर चेंजेस तो आना स्टार्ट होते हैं, लेकिन वो चेंजेस हमको विज़न में नहीं दिखाई देते, यानी कि विज़न हमारा नॉर्मली ठीक रहता है। दूसरा होता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में क्या होता है कि मतलब मैकुला के अंदर चेंजेस आते हैं और वो विजुअल फील्ड में जो हम देखते हैं उस पर भी दिखाई पड़ते हैं। मतलब पेशेंट को क्या लगता है, उसका जो विज़न है वो ब्लरी होने लगता है, धुंधला होने लगता है, प्लस वह भी यानी कि उसका जो विज़न है थोड़ा सा उसको लाइन टेढ़ी मेढ़ी देखने लगती है, मतलब जो विज़न है वो सही से उसको दिखता नहीं है, डिस्टॉर्टेड आप कह सकते हैं। और तीसरी इसकी फेज होती है लेट, यानी कि एडवांस। इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल विज़न है वो कम्प्लीटली लॉस हो जाता है, पूरी तरीके से विज़न चला जाता है। और ये हमने बताया कि एट्रोफिक, ये जो ट्राइफॉर्मा मैकुलर डिजेनरेशन था उसकी स्टेजेस हमने बताई। और रही बात वेट मैकुलर डिजेनरेशन की, यानी कि वो जो वेट एक्सुडेटिव टाइप्स का होता है वो ऑलरेडी एक सीवियर फॉर्म होती है, उसकी क्या स्टेज, वो तो एक ऑलरेडी एक लास्ट स्टेज में होता है पेशेंट। अब हम बात कर लेते हैं इसके कारण के बारे में। ऐसी कौन सी वजह होती है, ऐसे कौन से कारण होते हैं जिससे ये होता है कि आपका जो मैकुला है वो डिजेनरेट होने लगता है। मैंने बताया कि एक तो अल्टीमेटली यही कि ओल्डर एज, जब आप पेशेंट ओल्ड होने लगते हैं तो जनरली उनका मैकुला डिजेनरेट होने लगता है। दूसरा ये भी कहा जाता है कि एक इनहेरिटेड, यानी कि फैमिली से ट्रांसफ़र भी हो सकती है डिजीज़। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं नो फैमिली हिस्ट्री फिर भी मैकुला डिजेनरेट हो रहा है, तो इसमें मतलब इनहेरिटेड भी हो सकते हैं और नो फैमिली हिस्ट्री है तब भी मैकुला आपका डिजेनरेट हो सकता है। एक अननोन कॉज भी हमें नहीं पता लगता है जनरली। नॉन एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन भी होता है, देखने को मिलता है, यानी कि एज भी नहीं है ज़्यादा, 50 साल के अभी नहीं हुए हैं फिर भी आपका मैकुलर डिजेनरेट होने लगा। तो ये जो कंडीशन होती है इसमें कभी कभी पेशेंट के सर में चोट लग गई, हेड इंजरी हो गई, मैकुलर डिजेनरेट हो गया, या उसको डायबिटीज़ है यानी कि ब्लड शुगर बढ़ रही है उसकी तब हो गया, या कोई इन्फेक्शन चल रहा है, या डाइट्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें मिलना चाहिए, सप्लीमेंट फूड वगैरह मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, उसकी वजह से आपका मैकुलर डिजेनरेट होने लगा। तो कारण में यही है कि मतलब जेनेटिक भी ट्रांसफ़र हो सकती है और एक फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, और फैमिली हिस्ट्री नहीं भी है तो शुगर, बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, या फिर इन कारणों से भी आपको मैकुला आपका डिजेनरेट हो सकता है। अच्छा, जब आई डिजीज़ की बात चल रही, कारण की बात चल रही, तो एक कारण मैं जो जनरली आपको बताता नहीं हूँ, या फिर मैंने शायद रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा वाली वीडियो में बताया था कि एक कॉज और भी है जिसे हम साइकोलॉजिकली कहते हैं। जैसे कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, अभी एक जनरली कल ही मेरी एक पेशेंट से बात हुई कि मतलब एक इशू चल रहा है उसकी फैमिली में, बिजनेस प्रॉपर्टी यानी कि ज़मीन से रिलेटेड इशू चल रहा है, फैमिली डिस्प्यूट है ज़मीन से रिलेटेड, और उसमें काफ़ी ज़्यादा टेंशन पेशेंट को हो रही है, और उसकी ज़मीन उसके हाथ से निकल रही है, उसकी प्रॉपर्टी उसके हाथ से निकल रही है, या फिर उसका कोई भी प्लॉट है या घर मकान या जॉब उसकी छूट रही है, या फिर कोई और भी इशू है, कोई रिलेशनशिप का इशू है। तो अगर कोई चीज़ उसके सामने से निकल रही तब भी उसकी आँखों पे कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है, उसकी रेटिना पर, उसके मैकुला पर फ़र्क पड़ता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो कि हम सब लोग ठीक रहें, हमारी आइज़ पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, तो ज़रूरी है अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर के आइए, टेंशन स्ट्रेस से दूर रहें, टारगेट को अचीव करें लेकिन बहुत ज़्यादा उसके लिए परेशान ना हो, प्लस अपनी स्लीप और अपना जो लाइफ स्टाइल है इसको हेल्दी रखें, तो ये डिज़ीज़ मतलब कम से कम होगी। साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है रेटिना पर, मैकुला जो पार्ट होता है विज़न पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसको भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण, इसकी क्या क्या अलामत है, कैसे हमें पता लगेगा कि हमारा मैकुला जो है डिजेनरेट हो रहा है। जनरली मैकुला ये जो ऑप्टिक नर्व होती है, जो हमारी आइज़ होती है, जो हम किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ऑप्टिक नर्व के द्वारा मैकुला इसको भेजता है ब्रेन के तक, और ब्रेन तक जब मैसेज आता है और ये जो पथवे होता है तो मैकुला इसको मतलब ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन तक भेजता है, तो हमारा ब्रेन उसको रीड करता है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को समझ पाते हैं ये क्या है। और अगर हमारा मैकुला डिजेनरेट हो गया तो फिर वो मैसेज सही से कन्वे नहीं हो पाएगा, पहुंच नहीं पाएगा, तो हम उसको फिर सही से नहीं देख पाएंगे। जनरली मैकुलर डिजेनरेशन में स्टार्टिंग जो फेज होती है और मैकुला जब डिजेनरेट हो रहा होता है तो ज़रूरी नहीं है कि अर्ली स्टेज में कुछ सिम्टम्स दिखाई दें। कभी कभी पेशेंट का चेंजेस आते हैं लेकिन उसको कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देता है।
तो पहले अगर लक्षण की हम बात करें तो ये लो लाइट यानी कि लाइट की कमी है, थोड़ी रोशनी कम है, उसमें पेशेंट को देखने में दिक्कत आती है, प्लस उसका विज़न ब्लर होता है, धुंधला होने लगता है। और मरीज को क्या होता है, जो कलर हम देखते हैं, कलर पहचानने की जो क्षमता होती है, कलर देखने में उसको दिक्कत आने लगती है और उसका विज़न भी घटने लगता है। और एक लक्षण ये आता है जैसे कोई लाइंस हैं, लाइंस में जनरली हम देख रहे हैं वो स्ट्रेट दिखेंगी, सीधी दिखेंगी, लेकिन इस पेशेंट को क्या होता है जिसका मैकुलर डिजेनरेट होने लगता है, उसको लाइंस थोड़ा सा वेवी या तिरछी डिस्टॉर्टेड दिखाई पड़ती हैं, मतलब सीधी लाइन नहीं दिखती है, थोड़ा सा घूमी हुई तिरछी लाइन उसको दिखाई पड़ती है। और एक अहम लक्षण ये है कि जो सेंट्रल विज़न है यानी कि जो विजुअल फील्ड है पेशेंट का, उसके अंदर डार्क स्पॉट आने लगता है, ब्लैक स्पॉट, डार्क स्पॉट इसके विज़न के अंदर आने लगता है, सेंट्रल विज़न उसका प्रभावित होने लगता है। ये एक अहम लक्षण है। अब बात कर लेते हैं इसके रिस्क फैक्टर के बारे में, यानी कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको ये जल्दी होने लगता है। जनरली तो मैंने आपको बताया कि इसके लिए ओल्डर एज यानी कि आपकी 50 साल से ऊपर की एज है तब आपको जनरली मैकुलर डिजेनरेशन यानी कि स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी एज भी कम है और उनको मैकुलर डिजेनरेशन होने लगता है। इसे हम बोलते हैं रिस्क फैक्टर। आइए जानते हैं वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं। पहला तो ये है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है मैकुलर डिजेनरेशन की तब भी आपको एक खतरा है, आपको भी मैकुलर डिजेनरेशन हो सकता है। दूसरा, अगर आप स्मोकिंग करते हैं। तीसरा, अगर आप ओवरवेट हैं। चौथा, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है यानी कि हाइपरटेंशन है। और दूसरा एक रिस्क फैक्टर है कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद, पर्टिकुलरली अगर कहा जाए न्यूक्लियर ओपेसिटी वाला जो कैटरैक्ट है, उस पेशेंट के अंदर भी मैकुलर डिजेनरेट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो एक अहम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता हूं कि हाउ कैन आई प्रिवेंट इट। अगर पेशेंट बोलते हैं कि सर इसको हम कैसे रोकें, प्रिवेंशन कैसे करें, रोकथाम कैसे करें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक फिजिकली एक्टिव अपनी बॉडी को मेंटेन करिए, अपनी हेल्थ मेंटेन करिए, प्लस आपका अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसको मेंटेन करिए। आप ग्रीन वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए, आप ऑयली फ़िश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक आपको हाई जो लाइट होती है, मतलब सनलाइट में अगर आप जा रहे हैं, बहुत तेज़ सूरज की रोशनी पड़ रही है तो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, उस पर भी आप सनग्लास पहन सकते हैं ताकि आपकी जो रेटिना है, मैकुला है, उस पर कोई हार्मफुल एक्शन ना हो, तो आप सनग्लास पहन सकते हैं। और अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग आपको छोड़ना पड़ेगी, स्मोकिंग आप छोड़ दीजिए। और जनरली अल्कोहल, तंबाकू, सिगरेट ये भी आँखों की रोशनी के लिए बहुत ज़्यादा घातक होता है। बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे हमारे पास आते हैं जिन्होंने मिथाइल अल्कोहल यानी कि मेथनॉल वगैरह शराब के धोखे में पी लिया, किसी तरीके से किसी ने कोल्ड ड्रिंक में मिला करके दे दिया, या कोई पार्टी हो रही थी फर्स्ट टाइम ले लिया तो उसकी आंखों की रोशनी चलेगी। तो इस तरीके से ये जो मतलब नशीली चीज़ें हैं इनसे विज़न पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, इसको अवॉइड करना चाहिए। और ख़ास बात यह है कि एक वेट वज़न जो है एक हेल्दी वेट होना चाहिए, नॉर्मल वेट होना चाहिए आपका। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या बताता है, तो जो प्रोफाइलेटिक है, ये जो रोकथाम के लिए है, प्रिवेंशन के लिए है, तो उसमें मोस्टली विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप किसी आई हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर आपको विटामिन्स और ये जो एंटीऑक्सीडेंट के सप्लीमेंट दिए जाएंगे तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। और रही बात होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की यानी कि हमारे ट्रीटमेंट की, तो इसमें मैकुला के डिजेनरेशन में, मैकुलर इडीमा में और CME, DME जो भी है, इसमें होम्योपैथी का एक अच्छा स्कोप है। होम्योपैथी से आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर आप इलाज करा रहे हैं, कहीं आपने इंजेक्शन भी लगवाए हुए हैं और बहुत ज़्यादा एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर उसके बावजूद भी अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है तो आप एक बार होम्योपैथी का सहारा ले सकते हैं। इसमें अच्छे अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं और इसमें आपको बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये बीमारी है तो आप मैं अभी एक व्हाट्सएप नंबर शो कर दे रहा हूँ, उस पर आप अपनी रिपोर्ट्स को हमें साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कॉल पर भी हमसे बात कर सकते हैं। और उसके बाद आपको जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, वो जो उसका प्रोसेस है, तरीका हम आपको बताएंगे। हाँ, लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि होम्योपैथिक दवाइयाँ इसमें कारगर हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस देती हैं। हर केस में तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अच्छा रिस्पांस मिलता है और विज़न इम्प्रूव होता है।